रेसेस क्या होता है? हाँ चैतन्य बोलो। सर पार्लियामेंट के सेशंस के बीच का जो ब्रेक टाइम होता है उसे रिसेस कहते हैं सर। ओके। एडजर्नमेंट क्या होता है? बोलो विश्वजीत। सर जो सदन को स्थगित किया जाता है कभी विवाद के चलते या बहस में, उसको एडजर्न कर। ठीक है। एडजर्नमेंट सिने डाई क्या होता है? कोई नहीं है? एडजर्नमेंट सिने डाई। एडजर्नमेंट सिने डाई होता है कि जब किसी प्रोसीडिंग्स को यानी कि सदन के किसी कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित करते हैं। उसमें ये नहीं बताते कि उस डेट तक है। अगर नॉर्मल एडजर्नमेंट होता है तो उसमें बताते हैं कि 1 घंटे बाद या 2 बजे मिलेंगे या कल तक के लिए, कल दोपहर तक के लिए। एडजर्नमेंट सिने डाई में मतलब उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, वो कब तक है, फिर बाद में दी जाती है उसकी डेट। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से बिल्स जो हैं वो सरकार गिरने पर, लोकसभा भंग होने पर लैप्स हो जाते हैं? बोलो मुझे। सर जो बिल लोकसभा ने तो पास कर दिए हैं बट अभी राज्यसभा में नहीं गए हैं। ठीक है। और सर जो बिल राज्यसभा ने पास कर दिए और लोकसभा में चले गए हैं वो लैप्स हो जाएंगे? यस सर। ठीक है। और अगर लोकसभा से, देखो, जो कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो खत्म, जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है लोकसभा से आके वो भी खत्म। अगर राज्यसभा में ही कोई ओरिजिनेट हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग है तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो लोकसभा का एक तरह से मान के चलो, लोकसभा का जहां भी लोकसभा ऐड हो गई, लोकसभा बीच में आ गई, बिल खत्म। लेकिन उस लोकसभा के बिल को सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वो राष्ट्रपति। तो अगर बिल लोकसभा से का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी पास हो गए, लेकिन राष्ट्रपति अगर आ गए बीच में, तो राष्ट्रपति इसको बचा सकते हैं। यानी कि चाहे राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़ा हो, चाहे राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया हो, चाहे राष्ट्रपति ने क्या बोलते हैं अटेंड्स के लिए पड़ा हो, कुछ भी रीजन हो, अगर राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है तो बच जाएगा। ठीक है। अब आता है सर ये कौन सी स्थिति होती है सर, लोकसभा भंग होने की स्थिति में? हाँ यस सर। अच्छा, क्या अटॉर्नी जनरल वोट डाल सकता है? बोलो मुझे। नो सर। क्या कार्यवाही में हाउस में बैठ सकता है किसी भी हाउस में? बोलो मंत्री। रिपीट कीजिएगा। क्या अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों में बैठ सकता है कार्यवाही में? मंत्री सर बैठ सकता है, वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? महान्यायवादी बोलते हैं। यस सर। तो महान्यायवादी है इसका हिंदी मतलब। 3 मोशन बताए थे मैंने, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी। सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है? बोलो विजय। यस सर। सब्सटेंटिव मोशन वो मोशन होते हैं सर जो जैसे कोई भी मतलब इसी तरह जो लाया जाए, इस तरह मतलब किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक है। किसी भी मैटर पर और पहली बार लाया जाए, इम्पोर्टेंट मैटर हो तो पहली बार लाया जाए। क्लोजर मोशन क्या होता है? सर व्हाट? क्लोजर मोशन
क्लोजर मोशन होता है डिबेट को छोटा करने के लिए। अब आपको लगता है किसी चीज पर डिबेट जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो कोई बंदा क्लोजर मोशन लेकर आता है, उसको तो वोटिंग होगी और हो जाएगा, तो उस मैटर को बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा और उसमें वोटिंग जो भी करनी है कर ली जाएगी। अब आता है एक होता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट से अलग है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि सभा के सामने किसी खास मुद्दे को रखना, वो एडजर्नमेंट मोशन है। फिर इसका नाम एडजर्नमेंट मोशन क्यों है? इसका नाम एडजर्नमेंट मोशन इसलिए है क्योंकि इसमें हम बोलते हैं अभी जो आपका जो भी चल रहा है ना, उसको एडजॉर्न करो, हटाओ उसको, अभी हमें इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करो। कोई बहुत जरूरी चीज सामने आ गई कि हमारा चल रहा है कि भाई हम कोई बिल बना रहे हैं जीएसटी पे, अचानक चाइना ने अटैक कर दिया, तो अब जीएसटी भी ऐसे चलता रहेगा, उसे हटाओ। एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आओ, इसे एडजॉर्न करो और इसको दूसरे वाले को लेकर आओ, इसको इस पर डिस्कशन करो। इसको मूव कम से कम 50 मेंबर कराते हैं और ये राज्यसभा में मूव नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है सर, ये एडजर्नमेंट मोशन जो है वो सब्स्टिट्यूट मोशन के अंदर आ सकता है सर? एडजॉर्नमेंट मोशन सब्स्टिट्यूट पे तो नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूट तो देखो होता है कि आपने कोई मोशन पहले लेकर आए, आपने कहा नहीं वो ठीक नहीं था, हम दूसरा लेकर आ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन होता है कि अभी उसको साइड में रख दो, खत्म मत करो, वो चलता रहेगा। सपोज मान लो कि तुम डेली स्कूल जाते हो, सुबह स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आके लंच करते हो, फिर कुछ करते हो, अचानक फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो कोई क्या बोलेगा? अरे स्कूल छोड़ो, पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ। ठीक है, अगले दिन जब हॉस्पिटल पहुंचा दोगे फिर स्कूल कंटिन्यू कर दोगे। दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब पूछने से पहले हैंड रेज कर लिया करो थोड़ा सा। अब रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन भी एक तरह का मोशन ही होता है, सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में बोल सकते हो। ये हाउस का अटेंशन किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे होता है। सपोज मान लो हमें ये बात करनी है कि अभी जैसे चल रहा है, मैटर चल रहा है कि लड़कियों की भी शादी की 21 साल कर दी जाए। ठीक है, ये मैटर डिबेट पे चल रहा है, तो क्यों चल रही है? वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जेंडर इक्वालिटी। जब लड़कों के साथ 21 साल की एज रखी है, लड़कियों की भी 21 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि लड़की 18 साल की होती है, 18 साल की लड़की ग्रेजुएट नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडर ग्रेजुएशन होती है, और शादी के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेशली रूरल इंडिया में उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो उनका नुकसान हो जाता है एजुकेशन का। तो दूसरा उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, वैसे बहुत सारे आर्गुमेंट दिए। अब किसी को लगता है एमपी को कि यार इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो कहते हैं रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। बाकी लोगों को भी लगेगा कि भाई मेरा ये प्रपोजल है कि बहस की जाए, बात की जाए, वो लोग सपोर्ट करेंगे तो रिजोल्यूशन लेकर आएंगे, फिर डिबेट की जाएगी। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस होता है रिजोल्यूशन और मोशन में। जरूरी नहीं हर मोशन में वोटिंग की जाए, लेकिन रिजोल्यूशन होगा तो उस पर वोटिंग जरूर की जाएगी। तो ये हो गया है। अब आता है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या होता है? जो कोई मिनिस्टर करता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जब कोई मिनिस्टर लेकर आता है उसे बोलते हैं पब्लिक बिल। इसमें 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है। प्राइवेट बिल होता है कोई भी एमपी लेकर आ सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि प्राइवेट बिल अपोजिशन लेकर आती है क्या सरकारी आदमी ला सकता है? कोई भी लेकर आ सकता है। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बिल आया था, बीजेपी के मंत्री ने निकाला था, या फिर बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन वो भी प्राइवेट मेंबर बिल ही था। तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी लेकर आ सकता है जो अदर देन मिनिस्टर के मंत्री के अलावा जो कोई भी लेकर आएगा उसे प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। और इसके लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाता है पहले। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ बिल। ओमकार बोलो। सर प्राइवेट और पब्लिक बिल में सर जी इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, पब्लिक बिल वो होता है जो एक मंत्री लेकर आता है। जब मंत्री लेकर आता है उसे पब्लिक बिल बोलते हैं, और जब कोई मंत्री के अलावा कोई और लेकर आता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। नहीं सर, ये बिल सर जी मतलब है क्या सर जी? बीच में सर जी डिस्कनेक्ट हो गया था ना सर जी, इसलिए छूट गया। मतलब बिल किस चीज को कहते हैं हम? बिल देखो ओमकार, तुम्हें थोड़ी पिछली क्लासेस, अभी तुम्हारी पहली क्लास है ना, तुम्हें पिछली क्लासेस सुननी पड़ेंगी। ठीक है,
फिर भी बता देता हूँ, बिल क्या होता है कि आपको किसी चीज पर कानून बनाना है, तो उसके लिए आप एक बिल लेकर आते हो, विधेयक लेकर आते हो। उस विधेयक पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर कुछ लोग उसके पक्ष में वोट डालते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में वोट डालते हैं। अगर पक्ष में वोट डालने वाले लोग ज्यादा हो गए तो वो बिल पास मान लिया जाता है, फिर वो दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में जाने के बाद फिर से उस पर चर्चा होती है, फिर से यही होता है, उस पर वोटिंग होती है। वोट में अगर वो हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते तो वो कानून बन जाता है। तो कोई भी कानून बनाने के लिए पहले बिल को लाया जाता है, पहले वो बिल होता है, बाद में ही वो कानून बनता है। ठीक है, यस सर। ठीक है चैतन्य बोलो। सर ये प्राइवेट बिल कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो ला सकता है? नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो नहीं ला सकता। एमपी, कोई भी एमपी ला सकता है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठता है। सर प्राइवेट हाँ, प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं है कि कोई उठ के चला जाए पार्लियामेंट में बिल ले आए। प्राइवेट मेंबर का मतलब है अदर देन अ मिनिस्टर, मंत्री होने के अलावा अच्छा, कोई भी ठीक है। लेकर आता है वो सभी प्राइवेट मेंबर। मैंने भी एग्जांपल भी दिया था ना कि अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेकर आए थे, प्राइवेट मेंबर बिल था, वो बीजेपी के ही एमपी थे, फिर भी उसको प्राइवेट मेंबर बिल ही बोला गया, जबकि वो रूलिंग पार्टी के ही एमपी ने लाया है, और एमपी भी थे और रूलिंग पार्टी के एमपी। मिनिस्टर नहीं है ना सर, इसलिए वो प्राइवेट बिल हो गया। यस। ठीक है, अब बिल पे एमपी से जी बता दीजिए क्या मैं एमपी उनका देखो तो देखनी पड़ेगी, पीछे वाली क्लास नहीं चलेगा काम। ठीक है, पार्लियामेंट वाली क्लास मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा एक बार, ठीक है, देख लेना। ठीक है, चैनल का लिंक भिजवा दूंगा, एक बार सुन लेना उन क्लासेस को, ठीक है, तब क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी उनका। आपके तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, बाकी सब प्लेलिस्ट तो वो हो जाएगा। अभी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं, रेजोल्यूशन हो गया। देखो ऑर्डिनरी बिल होता है तो क्या उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो तुम लोग पूछ रहे थे बिल कैसे आता है पार्लियामेंट में, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल के ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं, और मंत्री जो है जो भी लेकर आता है, मंत्री हो या प्राइवेट मेंबर हो तो एमपी, वो उसको रीड करता है। उसके बाद क्या होता है तो गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। गैजेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, उस गैजेट में राजपत्र में, भारत सरकार के राजपत्र में पब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी सेकंड रीडिंग होती है, उसमें उसकी स्क्रूटनी होती है, उस पर डिस्कशन होता है कि भाई इसमें क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, इसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सपोज उन्होंने गवर्नमेंट लेकर आई कि जैसे वन क्या बोलते हैं, नेशन वन राशन कार्ड लेकर आई, तो उन्होंने कहा स्कीम तो यार ठीक है, बट इसमें अगर कोई बंदा माइग्रेंट है तो उसको कैसे मिलेगा, राशन वाला कैसे देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस प्रोविजन को हटाना है। यहीं पे कमेटी के पास चला जाता है। कमेटी होती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी तरह की कमेटीज होती हैं एड हॉक कमेटीज होती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, स्पेशली बनाई, कुछ कमेटीज परमानेंट होती है, कुछ कमेटी उस पर्पज के लिए बनाई जाती है। कमेटी में और एक्सटेंसिव डिस्कशन हो जाता है, उसमें पूरी डिटेल्स में डिस्कशन होता है उस बिल पे, क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग होती है, उस पर डिबेट होती है, उसमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद जितने लोग उसमें वोटिंग करते हैं, हाँ या ना जो भी होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसका हाउस का, वो उस पर साइन कर देगा, उसके बाद दूसरे हाउस में चला जाता है। उसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है। जब दोनों हाउस से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति जो है जो साइन कर देता है तो फिर वो कानून बन जाता है। एक तो हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, एक होता है आपका मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल होता है जो पैसे से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं या कंटिजेंसी फंड से भी निकालते हैं, वो सबका सब मनी बिल में से ही निकाला जाता है। ठीक है, सरकार बोर करती है, सरकार को टैक्स लगाना चाहती है पब्लिक पे या घटाना चाहती है, वो भी मनी बिल के थ्रू ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कोई फाइन लगाती है या पेनल्टी लगाती है, ठीक है, या फीस या लाइसेंस, ये सब चीजें होती हैं, ये सब मनी बिल का पार्ट नहीं होती हैं।
मनी बिल में स्पेशली टैक्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। ये आता है मनी बिल आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में आता है। दूसरा आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल होता है आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मनी बिल जैसा ही होता है, इसके फीचर होते हैं, इसमें भी पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, अच्छा मनी बिल की खासियत होती है, मनी बिल को जब प्रस्तुत किया जाता है सदन में, उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। आप और सामान्य बिल होता है, साधारण बिल होता है या ऑर्डिनरी बिल होता है, तो आपको लोकसभा में प्रस्तुत या राज्यसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है, आप प्रस्तुत कर दोगे, उसके बाद जो है वो कर दिया जाएगा। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और इससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर, राष्ट्रपति की संस्तुति पर इसको लाया जाता है। अनुच्छेद 110। फाइनेंस बिल होता है 117 अनुच्छेद 117 में आता है और इसमें भी बोरोइंग की मतलब इसमें उधारी की बातें की जाती है, पर ये एक्सक्लूसिवली क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बोरोइंग की बात नहीं करता। ये भी मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर ही लाया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें दो चीजें कॉमन होती हैं, एक तो ये लोकसभा में आता है सिर्फ, दूसरा राष्ट्रपति की प्रस्तुति पर आता है, बाकी ये साधारण बिल की तरह होता है। तीसरा होता है फाइनेंस बिल 2 वित्त विधेयक 2 द्वितीय। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, तब किया जाता है कि जैसे जो मैटर जिन मैटर पे मतलब मनी बिल के थ्रू पैसा निकालते हैं उनको वित्त विधेयक के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, तो इसमें याद रखना फाइनेंस बिल 2 होता है, ज्यादा उसमें जीत नहीं आएगा, लेकिन फाइनेंस बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में 75 दिन के अंदर पास करना होता है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की संचित निधि जो होती है, उससे पैसा कैसे निकाला जाता है, उससे पैसा निकाला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है जो कि मनी बिल होता है, इसमें से अब ये पैसा किस लिए निकाला जाता है, कि सरकार बजट लेकर आ गई, सरकार ने कहा हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को इतना पैसा देंगे गरीबों को देने के लिए, हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को इतना देंगे, इतने किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, इतने 1000 करोड़ देंगे, इतना पैसा हम इसको देंगे, इतना पैसा इतना इसको देंगे। वो संचित निधि में से पैसा निकाला जाएगा, उसके लिए अप्रोप्रिएशन लाया जाएगा बिल कि भाई हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए बिल लाया जाता है, लोकसभा में आता है, क्योंकि मनी बिल होता है, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से आएगा, बिल पे क्या बोलते हैं लोकसभा में पास हो जाएगा और उसके बाद जो है पैसा निकाल लिया जाता है भारतीय सरकार की संचित निधि से। तो जितना पैसा चाहिए होता है वो सब इसी से निकाला जाता है। जैसे पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस के थ्रू। दो सोर्स होते हैं, टैक्सेस का और नॉन टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया आपके जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वैट, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। इसका पैसा आता है, जैसे टैक्स रेवेन्यू। एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है कि सरकार को ब्याज मिल रही है, सरकार ने कुछ पैसा उधार दे रखा है, सरकार को ब्याज मिल रही है, वो भी आ रहा है, तो वो उसका सोर्स होता है, उसमें से पैसा निकाला जाता है। पैसा निकाल के जो ग्रांट्स होती हैं, लोकसभा में ग्रांट्स होती हैं, और जितना भी होता है जरूरतें होती हैं, जिस मिनिस्ट्री को जितना पैसा चाहिए, बजट के टाइम पर किसी में कोई मिनिस्ट्री पैसा मांगती है, पहले ही अपना ग्रांट्स मांगती है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इस काम के लिए अपनी लिस्ट बना के देती है, वो पैसा उनको दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो इसको एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू लाया जाता है। दूसरा तरह का एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये तो हो गया एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री मांगती है, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, इनकी सैलरी जो मिलती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी, इलेक्शन कमीशन वालों की सैलरी, इनकी सैलरी तो फिक्स है, पहले से पता है कितनी होगी, तो उसके लिए कोई वोटिंग नहीं की जाती, वो तो पता है पहले से, ये तो होना ही होना है, तो हमेशा पता है। मान लो कोई आदमी सरकारी नौकरी पे लगा हुआ है, उसकी तो सैलरी आनी है, तो उसके लिए थोड़ी ना वोटिंग करेंगे। वोटिंग की जाती है उस चीज के लिए जो कुछ नया मिनिस्ट्री कुछ पैसा मांग रही है काम करने के लिए, उसके लिए, इसके लिए नहीं की जाएगी। तो इसको जो पैसा निकाला है तो उसे बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पहले बताओ, तो उसके लिए वोटिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो दो तरह का एक्सपेंडिचर हो गया, दो तरह के आपके व्यय हो गए। एक वोट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू होता है, दूसरा होता है आपका उसके थ्रू चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज व्यय के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब एक टर्म होता है वोट ऑन अकाउंट, वो मैं नहीं करा रहा, छोड़ दो उसको, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट को अब ज्यादा रेलिवेंट बचा नहीं है।
क्योंकि सरकार ने बजट को प्रीपोन्ड कर दिया है। एक टर्म होता है कोरम। कोरम होता है, ये आर्टिकल 100 में आता है और अनुच्छेद 100 में आता है कि किसी भी सदन को चलाने के लिए 1/10 यानी 10% लोगों का रहना जरूरी है। जैसे राज्यसभा में 545 लोग हैं, तो अगर 55 लोगों से कम है तो लोकसभा को चलाने सभापति मना कर देगा, नहीं चला रहे, कोरम नहीं है। वही राज्यसभा में 245 है, 25 लोगों से कम है तो राष्ट्रपति तो सभापति जो है, वाइस चेयरमैन जो होता है, वो मना कर देंगे कि नहीं, हमें नहीं करना, ये अभी इसका कोरम नहीं हुआ है, तो ये कोरम होता है। ठीक है, अब आता है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग क्या होती है कि कोई मैटर अगर फंस जाता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, एक सदन ने उसको पास कर दिया, एक सदन ने रिजेक्ट कर दिया, या एक सदन ने किसी भी तरह से, तो उसमें क्या होता है कि पास नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उस केस में राष्ट्रपति बोलेंगे जॉइंट सिटिंग करा लो, यानी संयुक्त सदन। संयुक्त सदन में क्या होगा, दोनों हाउसेस के लोग एक साथ बैठेंगे और एक साथ उस पर चर्चा होगी और एक साथ ही उस पर वोटिंग होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों सदनों के लोग बैठेंगे तो सभापति कौन रहेगा, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सभापति होते हैं, उसके स्पीकर होते हैं और उसके चेयरमैन होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति सर। एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, जिसको बोलना हो तो हैंड रेज करना। तो अब हाँ विजय बोलो। तो इस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग और उसमें लोकसभा के स्पीकर उसके सभापति होंगे। तो लोकसभा के स्पीकर जो है उस पर वोटिंग कराएंगे। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं होंगे तो भी चेयरमैन का नंबर नहीं आएगा, डिप्टी स्पीकर का नंबर आएगा। और मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं हुए तो किसका नंबर आएगा, कोई बता सकता है, हैंड रेज। बोलो विजय। सर 10 गो पहले ही चुन के रखते हैं आदमी, जिसमें से किसी एक को बना दिया जाएगा। ये नहीं, वो तो लोकसभा के लिए होता है, मैं कह रहा हूँ जॉइंट सिटिंग की बात। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। हाँ, और कोई तो बताना चाहेगा, और स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है। हाँ मदद बोलो। सर जॉइंट सिटिंग के मेंबर आपस में डिसाइड करेंगे किसी को। क्या बात है, चलो शैलेंद्र बोलो। सर ऐसी कंडीशन में शायद राष्ट्रपति से फिर उसको करेंगे। राष्ट्रपति कभी भी नहीं करते, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हामिद बोलो। सर उपराष्ट्रपति नहीं। नहीं, अच्छा एक सेकंड सर अटॉर्नी जनरल बिल्कुल भी नहीं। विजय। सर प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर खत्म हो गया ना, स्पीकर बन गया, प्रोटेम स्पीकर गया, खत्म। अब वो नॉर्मल मेंबर की तरह वेप होगा उसके साथ, वो तो खत्म हो चुकी है। मनदीप। सर मुझे भी पता तो नहीं, मुझे लगता है बल्कि सीनियर मोस्ट होता हुआ जो बल्कि बंदा सर। सीनियर मोस्ट कौन डिसाइड करेगा, वो तो डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया ना, क्लैरिटी नहीं है रूल में। सुमित बोलो। चेयरमैन। नहीं सर आप ही बताएं सर। सर प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं कर सकता क्या सर? नहीं। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन कर लेगा, लेकिन चेयरमैन नहीं करेगा। ये याद रखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। अब क्यों? क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता। कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जब खत्म हो जाए तब बोलना। राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। स्पीकर राज्यसभा का सदस्य होता है, पहला अधिकार उसका होता है, तो लोकसभा का वेटेज ज्यादा होता है, लोकसभा में ज्यादा लोग होते हैं, 545 लोग बैठते हैं। तो स्पीकर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो चेयरमैन का नंबर नहीं है। किस ज्वाइंट सिटिंग को प्रोसीड करने के लिए सभा का मेंबर होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा तो चलो परमानेंट सदन है, उसकी कोई बात नहीं, आप कर लोगे, लेकिन उसमें लोकसभा के लोग भी बैठे हुए हैं, तो उसके उनके बीच का बंदा होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति उनके बीच का इंसान नहीं होता, वो तो एक्स ऑफिशियो होता है, वो तो अपनी पोस्ट की वजह से उसको सभापति होता है, इसीलिए तो वोट नहीं डाल पाता फर्स्ट स्टेज में। वो वोट डालता है सेकंड स्टेज, टाई होता है तब वोट डालता है चेयरमैन। जैसे स्पीकर है,
स्पीकर भी टाई के केस में वोट डालता है, बट अगर स्पीकर पे कोई केस चल रहा है, वो नॉर्मल मेंबर की तरह बैठा हुआ है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा, लेकिन चेयरमैन जो है वोट नहीं डालेगा। ठीक है, तो चेयरमैन का तो नंबर कहीं से कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का नंबर है। ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन का नंबर आ जाएगा, और उस केस में भी नहीं होगा तो जो किसी ने आंसर दिया था कि फिर सदस्य मिलकर चुन लेंगे। जब तीनों ही नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, और एक सर तो पहले में चेयरमैन, दूसरे में डिप्टी चेयरमैन, पहले में सॉरी स्पीकर, पहले स्पीकर, दूसरे में डिप्टी स्पीकर, और तीसरे में डिप्टी चेयरमैन। ओके। जॉइंट सिटिंग जो आती है वो अनुच्छेद 108 में आती है। ठीक है, तो देखो अब याद कैसे रखोगे, कोरम 100 में आता है, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, वर्गमूल 1/10 होती है वो, तो 1/10 है तो 100 आर्टिकल। दूसरा आता है आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग के लिए, तो जॉइंट सिटिंग 108 नंबर भारतीयों के लिए पवित्र नंबर होता है, 108 बार हम नाम लेते हैं, तो वो जॉइंट सिटिंग के लिए, उसमें कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं हम, ये ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है। जॉइंट सिटिंग जो है वो लोकसभा के रूल से, क्योंकि लोकसभा के रूल और राज्यसभा के रूल थोड़े अलग होते हैं, तो इसमें लोकसभा के रूल से चलती है। इसके अलावा इसमें जॉइंट सिटिंग में नए अमेंडमेंट नहीं आते, जो पुराना चल रहा होता है फिर उसी पे चर्चा होती है, कुछ नया नहीं लाया जाता, लेकिन 2 कंडीशन होती है जिसमें नए लाए सकते हैं, कि एक तो अमेंडमेंट जो है उस अमेंडमेंट की वजह से फाइनल डिसएग्रीमेंट आया था, तो, और दूसरा बिल इतना लेट हो गया था कि उसकी वजह से अमेंडमेंट जरूरी हो गया, अब समय बदल चुका है, तो उसके लिए वो चीज लानी पड़ेगी। सपोज मान लो कोई IT एक्ट लेकर आ रहे हो, आपका 2010 का पड़ा हुआ है, 2010 में आपने सोशल मीडिया पे यूज कर लिया, फेसबुक डाल लिया, ये डाल लिया, अब वो बिल चलते चलते 2020 आ गया, तो आपको उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 2010 में जब बिल आया था तभी चीजें नहीं होती थी, आपको स्नैपचैट वगैरह पता नहीं वो भी ऐड करने पड़ेंगे, तो अब वो डिले की वजह से नेसेसरी हो गया। तो ये 2 चीजों में केसेस में होता है कि अमेंडमेंट की वजह से फाइनल डिसएग्रीमेंट था तब, और दूसरा अमेंडमेंट जो है ड्यू टू डिले इन द पासेज ऑफ लोकसभा। अब कल हम चर्चा करेंगे बजट पे, और मोशन, कट मोशन वगैरह ये सब जो होते हैं इन पर बात करेंगे। आज का अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, बोलो।